देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। और अफसोस की बात यह है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहाँ पर। कि ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहाँ पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। मस्जिद होगा इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया। तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। मैंने बता दिया कि उन्होंने वो मस्जिद होगा इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया।
वकील साहब, कौन लोग थे? आप लोगों ने, जैसे हम लोगों से बात कर रहे, जो लोग आए थे नकाब पहने हुए हैं, आखिर कोई तो रहा होगा, ये भीड़ जो थी कहीं की तो होगी। कौन लोग थे? किसी को आप पहचान पाए? नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल, एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा, तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोगों की तरफ से? हम लोग चूंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे, सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया है। सदर साहब, जब एसडीएम जो हैं डीएम साहब के अधीन है और जब डीएम मना कर रहा है तो उन्होंने फिर उनका क्या मतलब कैसे कहना मान लिया एसडीएम का? फिर से जवाब सवाल करें। डीएम के एसडीएम अधीन है। हाँ है। और डीएम में मना कर रहा है कि मेजरमेंट नहीं होगा, डंडे से नाप लो, और एसडीएम जोर दे रही, तो क्या डीएम साहब ने उस बात को उनको? कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फव्वारा चल रहा था, कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। अच्छा सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी आपके संदेह, और आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं है, कहा था, सब मस्जिद से अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी? आपके समझाए को? भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अंदर आपने ये कहा था कि एएसआई की जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया है और उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई, ऐसा हुआ? हाँ, देखिए, आइए, आपका कैसे रही? 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है, उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूँकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं। ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाज़त दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब बताएंगे। उन्होंने हमें रिसीव कराया है, सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला? हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे, और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया, हमें भी भ्रम में रखा गया। हमने किसी से नहीं कहा। प्रशासन ने आपको गुमराह किया? प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया, प्रशासन ने और पुलिस ने। पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फ्रेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं, ये सरासर गलत है। जुल्म हो रहा है वहाँ पर, तो संभल में वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी को इत्तला नहीं दी,
तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर। तो संभल में वहाँ के सांसद के एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे। क्योंकि आप देखिए बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है। सर 4 मौत हुई हैं, 21 पुलिस वाले घायल हैं, इंटरनेट तक बंद करना पड़ा है। क्या मानते हैं कौन है इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार? देखिए, हिंसा के पीछे जिम्मेदार जो कोई भी है वो सामने आना चाहिए। ये कोई साजिश है या अचानक घटनाक्रम हुए तब सब जानकारी में आएगा जब इसकी जांच होगी और जांच भी निष्पक्ष होगी। इसलिए हमने मांग की है। जब आज सेशन चला तो मैंने पार्लियामेंट में इस मामले को जोर शोर से उठाया। तत्काल जो है स्पीकर साहब ने सदन को स्थगित कर दिया। वो उनका विशेषाधिकार है, वो स्थगित कर सकते हैं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश में अब गोलियों के जरिए न्याय होगा? अगर कोई अपनी विरोध को दर्ज करा रहा है तो क्या उस पर गोली चलेगी? मैं पत्थरबाजी का, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन कोई भी कारण अचानक नहीं होता है। हर कारण के पीछे कोई ना कोई जो है बड़ा रोष होता है। ये सब क्यों पैदा हुआ? यहाँ सर्वे तो ज्ञानव्यापी में भी हुआ, बाबरी जैसे फैसले भी आए, लेकिन ऐसी हिंसा तो नहीं हुई। ये जो पूरा है घटनाक्रम, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल है? वो सर्वे कमिश्नर था, वो उनके साथ जो लोग धार्मिक नारा लगाते जा रहे हैं, भड़काने काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी घटनाएं तब तक जो है इस पर पर्दा नहीं उठेगा जब तक इसकी जांच नहीं होगी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। आज मैं वहां इसलिए जा रहा हूँ कि जब सदन स्थगित हो गया है तो उन परिवारों का हाल जानना जरूरी है जिनके बच्चों की जान चली गई, उन माओं का, उनकी बहनों का, उनके भाइयों का, उनके बड़ों का, और पुलिसकर्मियों से भी हम लोग मिलेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं, क्योंकि हम दूर हैं, हमें नहीं पता, इंटरनेट बंद है, लोगों से बात नहीं हो पा रही है। मेरी वहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं उनसे भी बात हुई है। हम लोगों का मिलकर प्रयास है, पार्टी से ऊपर उठ के यहाँ इस अन्याय पे हम लोग सब लोग साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे लड़ाई। सर कल एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसमें मायावती जी ने ऐलान किया है कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगी। साथ ही आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा आपकी तरफ है कि हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। दलित समाज के कुछ बिकाऊ लोगों ने इनके सहयोग से पार्टी बनाई है। ये पार्टी अपने वोटरों के माध्यम से 1-2 सीट भी जिता देती है। देखिए, ऐसा है, आज मैं तकलीफ में हूँ क्योंकि अन्याय हुआ है। गोली के दम पे न्याय नहीं हो सकता। ये सरेआम गोलियां दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे बहुत तेजी से चलती हैं, किसी के सीने में, किसी के सर पे। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बहन जी की बात, वो हमारी नेता है, आप जानते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं कहती। उनको जो वो पढ़ती हैं वो लिख के कोई देता है। जिसने लिख के दिया है वो बहुत लंबे समय से इस काम कर रहा है। ये अब चलने वाला नहीं। बहन जी भी बहुत हमारे समझदार नेता है, वो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो दिल से हमें प्यार करती है, ऐसा मैं उन्हें भरोसा है। सर आप संसद में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो अब जैसे शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तो अडानी और वक्फ के मुद्दे पे क्या विपक्ष आज होता यूपी में जो चुनाव में लूट हुई है, गाजियाबाद में हो, कुंदरकी में हो,
मीरापुर में हो, कटहरी में, इस लूट पे भी प्रशासन, पुलिस के जुल्म पे भी और ये जो हिंसा हुई है इस पे भी आज सरकार को उससे जवाब मांगा जाता। सरकार तानाशाही हो गई है, लोगों की जान से खेल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से वर्शिप एक्ट 1991 है, वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जो थी वो वही रहेगी। फिर ये रोज नए सर्वे, रोज नहीं हुआ, ये सत्ता में बैठ के जो भाजपा के लोग कर रहे हैं ये निंदनीय है, इसकी कोई जगह नहीं है। ये नफरत, ये जो हिंसा है, इसकी कोई जगह नहीं है। मैं कहता हूं कि सब लोगों से शांति की अपील करता हूं, संभल के लोगों से भी, और जिनके साथ चाहे पुलिस के लोग हैं, जिनकी जान गई है, सबसे मैं मिलकर पूरी घटना को जनता के सामने रखूंगा मीडिया के जरिए। सर, एनसीपी पवार ग्रुप के जो प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने कहा है कि योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे से ध्रुवीकरण हुआ है, और गोरखपुर में योगी ने कहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाँ, मैं आपसे फिर कहता हूँ, यही नोएडा में हमारे एक आदमी की जान गई, शायद बीजेपी का कोई नेता उनके घर नहीं पहुंचा। एक दलित समाज के लड़के की हत्या हुई है, गोली मार के हत्या हुई है। ये इस बात का उदाहरण है कि कौन बट रहा है और कौन कट रहा है। और मैंने कहा उनके नारे के अगेंस्ट में हमारा नारा है कि हम 6743 जातियों को जोड़ के बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेंगे, और हमारे लोगों को सतर्क होना चाहिए। हमारे बटने की वजह से लोकतंत्र में जहां जिनका वोट है उनका शासन होगा, जिनका बहुमत है उनका शासन होगा, वोट के आधार पर राज आएगा। आज हम राज में नहीं है, तो ये हमारे बटने की देन है। हम अपने बहुजन समाज के लोगों को 6743 जातियों को जोड़ने काम करें। सर, आखिरी सवाल है, डीएम ने रोक लगा दी है, खासतौर से जब से आपके दौरे का ऐलान हुआ है, तो अगर रोका जाएगा, क्या छिपाया जा रहा है? देखिए, वाली पे और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। BNS 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। थैंक यू। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न। वर्तमान समय में कुल कितने प्राथमिकियां हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हैं? कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। मोबाइल वाला नहीं मान रहा भाई। क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है? छापेमारी हो रही है? कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है? कल हमारे यहाँ जो DIO हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। नाबालिग जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, पत्थरबाजी में शामिल थे, उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर। जो एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो।
सर क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे के नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतनी ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूंगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ सर इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था कहीं एक जगह? ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी उनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर एक सवाल बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। बाहरियों पर भी पाबंदी है सर पूरी? अगर आप नंबर बता पाए जो डिटेन किए हैं। वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया। सर कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। सर एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की क्या जाएगी। इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन लोगों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल FIR की है। और कोतवाली पे और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की CCTV और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है? हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। BNS 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। थैंक यू।